हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल क्या होता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है और उसमें क्या क्या ऐसा चीज़ है जो कि समझना जरूरी है। हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, हम लोग एमीबा को भी देखेंगे, हम लोग ग्रास ईटिंग एनिमल्स को भी देखेंगे। तो चीज़ों को शुरू करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा ये कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। तो शुरू करते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, डाइजेशन इन ह्यूमंस, उसके बाद फिर ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर जो डाइजेशन होता है, उसके बाद फिर डाइजेशन इन एमीबा, उसके बाद एक छोटा सा समरी रहेगा। तो इन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर से ज़रूर बोलना चाहूँगा। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको जाके देखिए। मैंने उसमें न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस किया है जो कि यहाँ पे काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। क्या चीज़ है न्यूट्रिशन इन एनिमल? जैसा कि हम लोग जानते आ रहे हैं, पहले ही चैप्टर में हमने पढ़ा है कि एनिमल जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते प्लांट की तरह। उन लोगों को डिपेंड होना ही पड़ता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे। वो या तो प्लांट को डायरेक्ट खाते हैं जैसे कि हर्बीवोरस, या फिर इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड रहते हैं जैसे कि कार्निवोरस या फिर ओमनिवोरस भी कह सकते हैं उन लोगों को। जैसे कि कार्निवोरस का बात करें तो लायंस जो है वो हर्बीवोरस यानी कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स को खाते हैं आमतौर पे, वो तो ग्रास नहीं खाते लायंस। तो वो इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पे। और अपार्ट फ्रॉम दैट प्लांट जो है हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग के सर्वाइवल के लिए। तो हम लोग एनिमल्स के बारे में अभी ज़्यादा बात करेंगे। तो एनिमल्स में भी न्यूट्रिशन का वही डेफिनेशन है जो प्लांट्स में था। न्यूट्रिएंट्स को लेना, अपने न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना और किस तरह से वो फूड को इंटेक करता है कोई एनिमल, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है उसकी बॉडी में, इसी को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में न्यूट्रिशन कहते हैं। आप अपना खुद का एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। आप भी एक एनिमल है, ह्यूमंस भी एक एनिमल है। ऐसा कहा तो जाता है कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग भी एनिमल्स के श्रेणी में आते हैं। हम लोग क्या है, ओमनिवोरस है हम लोग। तो हम लोग अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, उसका फिर डाइजेशन होता है और वो डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम लोग के डिफरेंट डिफरेंट सेल तक पहुंचता है। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूट्रिशन का, और यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक टर्म समझना जरूरी है, डाइजेशन को। डाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज कम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। कैसे? मान लीजिए कि हम लोग खाना खाते हैं, खाना में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है। रोटी में या चावल में या फिर कोई भी दाल आप लोग खा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, कुछ ज्यादा है कुछ कम है, लेकिन है तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन। तो उस फॉर्म में हम लोग के बॉडी में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग के बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो सेल तक नहीं पहुंचेगा, हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जरूरी है कि उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन का यही मतलब है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो ह्यूमन न्यूट्रिशन में 5 स्टेप मुख्यतः इन्वॉल्व है। पहला इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन मतलब कि खाना हम लोग कैसे लेते हैं, फूड कैसे इंटेक करते हैं, कहाँ से इंटेक करते हैं। डाइजेशन मतलब मैंने अभी बताया कि सिंपल फॉर्म में तोड़ना फूड को। एब्जॉर्प्शन मतलब कि डाइजेस्टेड फूड को अपने शरीर में पहुंचाना, यानी कि एब्जॉर्ब ब्लड तक पहुंचाना। और ब्लड क्या करता है फिर? ब्लड ईच एंड एवरी सेल जहाँ पे रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स का, वहां पे वो न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो है। तो उसी ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को, प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। और इजेशन का मतलब होता है कि डाइजेस्टेड फूड को तो हम लोग यूज कर लिए, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया उसको फिर एलिमिनेट करना। इसी प्रोसेस को हम लोग इजेशन करते हैं। इस सब के बारे में हम और अच्छे से बात करेंगे आगे। चलिए, तो डाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में पहले बात करते हैं।
हमेशा याद रखिएगा एक पॉइंट कि डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बक्कल कैविटी यानी कि माउथ से स्टार्ट हो जाता है। अगर हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझे ना तो माउथ जो है ना वो कुछ नहीं है। माउथ बस एक ओपनिंग है। माउथ बस एक ओपनिंग है अपने बक्कल कैविटी का सारा जो मेन प्रोसेस होता है वो बक्कल कैविटी में ही होता है। बक्कल कैविटी में आपका टंग आता है, सैलिवरी ग्लैंड्स आते हैं। टीथ के अंदर का जो भी हिस्सा आपको दिखता है माउथ माउथ के अंदर, वो सारा का सारा बक्कल कैविटी होता है। तो डाइजेशन जो होता है ह्यूमंस में वो स्टार्ट हो जाता है बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी में क्या होता है कि हम लोग जो स्टार्च खाते हैं वो शुगर में टूट जाता है, और उसके बाद फिर बक्कल कैविटी में सलाइवा भी आता है सैलिवरी ग्लैंड से। फिर आगे ऐसा, तो आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड कौन कौन से पार्ट्स है। बक्कल कैविटी है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, ऑसोफेगस जिसको कि आप लोग फूड पाइप के नाम से जानते हैं, और स्टोमक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का ही ये दोनों पार्ट है रेक्टम और एनस। तो हम लोग इस चीज को अच्छे से समझेंगे। आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि ओपनिंग ऑफ बक्कल कैविटी इज कॉल्ड माउथ, मतलब कि ओपनिंग जो है बक्कल कैविटी का जहां से फूड हम लोग के अंदर जाता है, बक्कल कैविटी में जाता है, वही ओपनिंग को हम लोग बस माउथ कहते हैं। बक्कल कैविटी में फूड जो होता है वो तो दांत के जरिए टूटता है, अपने छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है, और उसके बाद फिर सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, फूड को सॉफ्ट करता है जिससे कि हम लोग को उसको चबाने में, च्यू करने में थोड़ा सा आसानी हो। और उसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो मैंने बात की थी कि पहला बार डाइजेशन होता है वो माउथ में होता है, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्च जो होता है वो शुगर में टूटता है। पहला बार टूटना माउथ में होता है, और मैंने अभी अभी ही बोला है कि डाइजेशन कुछ नहीं है, डाइजेशन का मतलब है सिंपलर फॉर्म में टूटना। तो माउथ में या बक्कल कैविटी में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि टंग होता है। टंग एक हम लोग का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी भी होता है टंग, जो कि हम लोग को टेस्ट सेंसेशन प्रोवाइड करता है। हम लोग में टीथ होते हैं, बहुत सारे परमानेंट टीथ होते हैं, 32 इन नंबर्स। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, दो टाइप के टीथ एक जीवन काल में आते हैं, यानी कि एक पर्सन के लाइफ टाइम में दो ही टाइप का टीथ आता है। एक परमानेंट टीथ होता है और एक मिल्क टीथ होता है। तो टीथ का जो टाइप है वो है इंसीजर, जो कि कटिंग और बाइटिंग में काम करता है। एक होता है कैनाइन, जो कि पियर्सिंग और टियरिंग में काम करता है, यानी कि चीरने फाड़ने में। यही कैनाइन जो होता है, ये कार्निवोरस का नाम इसी कैनाइन से पड़ा है, क्योंकि उन लोगों का जो कैनाइन होता है वो ज्यादा शार्प और लंबा होता है। फिर आता है मोलर और प्रीमोलर। प्रीमोलर और मोलर का काम एक ही होता है, वो ग्राइंड और च्यूइंग में काम करता है। और लास्ट में जो हम लोग का एक टीथ होता है मोलर, उसको हम लोग विजडम टीथ कहते हैं, क्योंकि वो वेस्टिजियल होता है। वेस्टिजियल मतलब हम लोग के शरीर में किसी काम का नहीं होता है। तो एक ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं कि एडल्ट ह्यूमन में 32, याद रखिएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज नोन एज इंजेशन। इंजेशन का मतलब ही होता है कि आप फूड को अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, और माउथ से ही ये काम करते हैं। ये देखिए अरेंजमेंट है, जैसा कि मैंने ये बताया कि ये जो लास्ट टीथ है इसको हम लोग विजडम टीथ कहते हैं, लास्ट मोलर को, क्योंकि इसका काम नहीं होता है खासकर ग्राइंडिंग और च्यूइंग में। तो ये सारे अरेंजमेंट है, इंसीजर्स है, कैनाइन्स है, प्रीमोलर, मोलर है। तो ये अरेंजमेंट ऑफ टीथ को आप लोग एक बार देख लीजिए। उसके बाद फिर क्या होता है, माउथ में तो हम लोग का शुगर स्टार्च में टूट गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि फूड जो है ना एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर में जाता है, यानी कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर में से पास करता है, जिसको कि हम लोग फूड पाइप कहते हैं। अब जूनियर क्लास तक फूड पाइप सही था, लेकिन अब हम लोग इसको एक अच्छे नाम से जानेंगे जिसको कहते हैं ओसोफेगस। ये ओसोफेगस ही फूड पाइप का दूसरा नाम है, इसको याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद फिर ऑसोफेगस का कोई काम नहीं है। ऑसोफेगस में ना कोई ग्लैंड्स होता है और ना कोई सिक्रेशन होता है, वो बस कंडक्ट करता है फूड को बक्कल कैविटी से। उसमें बस एक ही चीज होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करते हैं, यानी कि उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स होता है, इनर लाइनिंग ऑफ मसल, जो कि फूड को आगे ढकेलता है। तो एक चीज और आप लोग इससे ध्यान रख सकते हैं कि जब हम लोग को वॉमिटिंग होता है तो उसको हम लोग एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट करते हैं, क्योंकि तब मूवमेंट ऑफ फूड क्या होता है, स्टोमक की तरफ नहीं होता है, स्टोमक के अपोजिट होता है, यानी कि मुंह से हम लोग
जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो इस चीज को एक बार ध्यान रखेंगे हम लोग। उसके बाद फिर ऑसोफेगस जो है लीड करता है फूड को कहाँ पे, स्टोमक में। स्टोमक क्या है, स्टोमक बहुत ही मेजर पार्ट है डाइजेशन में, ह्यूमन के डाइजेशन में, क्योंकि डाइजेशन का जो मेजर मेजर प्रोसेस है वो यहीं पे होता है। इसके बाद जो डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो माइनर डाइजेशन ही मानते हैं हम लोग उसको। तो स्टोमक एक थिक बैग होता है, जे नुमा शेप का होता है, यानी कि जे शेप का होता है, जिसका इनर लाइनिंग जो है, मतलब कि स्टोमक जो है, स्टोमक का जो इनर लाइनिंग है, ये मान लीजिए स्टोमक है, इसका जो इनर लाइनिंग है, ये यहाँ से ना बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जिसको कि हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अलावा ये म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रेट करता है। म्यूकस का क्या काम है, मान लीजिए आप मांसाहारी हैं, ठीक, मान लीजिए आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप मांस खाते हैं, तो मांस तो पेट में जाके डाइजेस्ट हो जाता है, और हम लोग का जो स्टोमक है ये भी तो एक फ्लेश से बना हुआ है, ये भी तो मसल्स से बना हुआ है, ये क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है? तो ये डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि म्यूकस इसको प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस क्या करता है, एक लाइनिंग बना देता है पेट के अंदर, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज है कि हम लोग खाना के साथ बहुत सारा हार्मफुल और अनवांटेड बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा लेते हैं, जो कि हम लोग अनअवेयर होते हैं इस बारे में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है, उसको एलिमिनेट कर देता है, और साथ ही साथ एक ऐसा इन्वायरमेंट, एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे डाइजेस्टिव जूस जो है अपना काम कर सके। तो ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम। ये पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है, और मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ आजकल, तो एनसीईआरटी में भी इसका चर्चा है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। तो डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं कि मेन काम डाइजेस्टिव जूस का ये प्रोटीन को तोड़ना है। प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ पेट में मेजर फॉर्म में टूटता है। अब पेट में, स्टोमक में, मतलब पेट मतलब स्टोमक में मेजर फॉर्म में प्रोटीन ही टूटता है। प्रोटीन किस में टूटता है, याद रखिएगा, एमिनो एसिड्स में टूटते हैं प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं किसमें, सैकराइड्स में या ग्लूकोज में। उसके बाद फिर फैट जो होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। ये इनका सिंपलर फॉर्म है, याद रखिएगा, सिंपलर फॉर्म है एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट का है ग्लूकोज, और फैट का है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इसी फॉर्म में इस सिंपलर फॉर्म में ही हम लोग के बॉडी में ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्टोमक में तो डाइजेशन हो गया अपना। अब उसके बाद क्या होगा कि फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ प्रोसीड करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक मेजर रोल प्ले करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ कुछ पार्ट होता है, इलियम, जुजेनम और ड्यूओडेनम। तो इस इतना हम लोग डीप नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसका लेंथ होता है 7.5 मीटर। ये रिसीव करता है सिक्रेशन किस किस का, लीवर का और पैनक्रियाज का। और लीवर जो है ह्यूमन में सबसे ज्यादा बड़ा ग्लैंड है। ये याद रखने वाला चीज है, ये फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं कि लीवर जो है ये ह्यूमन में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, और पैनक्रियाज का भी सिक्रेशन ये लेता है। पैनक्रियाज ही वो ग्लैंड है जो कि इंसुलिन सिक्रेट करता है। इंसुलिन की कमी से हम लोग को डायबिटीज होता है। अगर आप लोग याद रखना चाहे तो एक और चीज याद रख सकते हैं कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलेटस होता है, और डायबिटीज का एक और वेरिएंट होता है, एक और टाइप होता है, जिसको कि हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, जो कि एडीएच हार्मोन के कमी से होता है। ये सब अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन एक बेसिक जानकारी है, आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं। लेकिन अभी जो आप लोग को याद रखना है वो ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और वो सिक्रेशन यानी कि लिवर जो जूस सिक्रेट करेगा और पेनक्रियास जो जूस सिक्रेट करेगा, जो कि डाइजेशन में फर्दर हेल्प करता है, वो रिसीव करता है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम लोग थोड़ा सा लिवर के बारे में, थोड़ा सा पेनक्रियास के बारे में जानते हैं। लीवर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और जो राइट साइड ऑफ एब्डोमेन के अपर साइड में, राइट अपर साइड में प्रेजेंट रहता है। जानने वाली बात यह है कि
लीवर सिक्रेट क्या करता है? लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, वो बनाता भी है और सिक्रेट भी करता है। लेकिन बाइल जूस बनने के बाद टेम्पोररी स्टोर्ड होता है एक एक बैग नुमा स्ट्रक्चर में, सैक जिसको कि हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। तो बैग नुमा स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं, यहाँ पे आपने बहुत बार सुना होगा कि गॉल ब्लैडर में पत्थर हो गया एंड ऑल। तो यही वो गॉल ब्लैडर है जो कि बाइल जूस को टेम्पोररी स्टोर करता है। और उसके बाद फिर बाइल जूस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके डाइजेशन में? फैट के डाइजेशन में। याद रखिएगा, फैट के डाइजेशन में ये गॉल ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा एक और इसका काम है जो कि आगे आप लोग को पढ़ना है। ये जो एसिडिक मीडियम क्रिएट किया था हम लोग में, उस एसिडिक मीडियम को मतलब न्यूट्रलाइज करने का काम भी ये गॉल ब्लैडर का बाइल जूस करता है। ये बाइल जूस ये भी काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पैनक्रियाज की तरफ। पैनक्रियाज जो है ये एक लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड है जो कि मतलब पैनक्रिएटिक जूस सिक्रेट करता है और जो कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे ये इम्पोर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम जो है वो एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जब डाइजेस्ट हो गया फूड, यानी कि जब सिंपल फॉर्म में टूट गया, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट गया, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट गया और प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट गया, तो हम लोग अब वो तैयार हो चुका है एब्जॉर्ब होने के लिए, यानी कि वो ब्लड वेसल में जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो जब फूड वेसल में पहुंच जाए तो इसी प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो इनर वॉल मतलब कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर वॉल होते हैं, जैसे मतलब ये मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके इनर वॉल में यहाँ पे बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक ना? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग वेलाई कहते हैं। ये विलायक क्या करता है? इसके अंदर होता है ब्लड कैपिलरीज, यही करता है वो एब्जॉर्प्शन का काम जिसके बारे में हम लोग ने बात की है। ये वेलाई जो होता है, ये न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वेलाई, यही एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है कि एब्जॉर्ब होने के बाद फूड ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में। ऐसी प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन का करता है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, चाहे वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो, हार्मोन का हो, या फिर किसी और चीज का हो, आयंस का भी। तो सब चीज का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड ही करता है। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग एसिमिलेशन करते हैं। और कौन करता है? ब्लड करता है। किसके जरिए करता है? ब्लड वेसल के जरिए करता है, याद रखेंगे। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो थोड़ा सा शॉर्टर होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, लेकिन उससे मतलब चौड़ा होता है ये। तो लार्ज इंटेस्टाइन का कोई ज्यादा रोल नहीं है, इसका बस ये इतना ही काम है कि ये बचा हुआ पानी, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड में जो पानी है और कुछ स्पेशल साल्ट है, उसको ना एब्जॉर्ब करता है। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में एक रेक्टम होता है, ठीक, जहाँ पे जो हम लोग का फिशेज होता है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को कहते हैं, वो टेम्पोररी थोड़ा सा रहता है और एनएस के जरिए टाइम टू टाइम हम लोग इसको एलिमिनेट करते हैं अपने बॉडी से। तो ये हुआ हम लोग का पूरा ह्यूमन डाइजेशन का कहानी। तो आता बिल्कुल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप लोग इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं नोट वाइज बता सकूं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। कुछ कुछ टर्म्स है जैसे कि इजेशन हुआ, एलिमिनेशन ऑफ फूड, एसिमिलेशन हुआ, और एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और इंजेशन। इन सब चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। ये सब की पॉइंट्स है जो कि ह्यूमन डाइजेशन में या फिर किसी और के डाइजेशन में काम आते ही आते हैं। अभी आप आगे अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, वहां भी ये चीज काम करेगा। ये पांचों न्यूट्रिशन का जो स्टेप्स है वो काम करेगा, बिल्कुल करेगा। आप लोग इस पिक में देख सकते हैं कि फूड कैसे ऑसोफेगस से थ्रू स्टोमक में जा रहा है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में। अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या क्या करते हैं कि वो उनके स्टोमक में बहुत सारे चैम्बर्स बने हुए रहते हैं।
तो एक चैम्बर जो होता है, पहला चैम्बर, उसको हम लोग कहते हैं रूमेन। जब ग्रास ईटिंग एनिमल को ग्रास या फिर सिमिलर चीज दिया जाता है, घास या फिर कुछ और दिया जाता है, भूसा वगैरह, तो वो तुरंत तुरंत उसको स्वेलो कर लेते हैं, बिना चबाए बिना कुछ किए, बस स्वेलो कर लेते हैं उसको, और वो जाके उसको स्टोर कर देते हैं अपने पेट के एक पार्ट में, जिसको हम लोग रूमेन कहते हैं। और फिर जब वो खाली बैठे हुए रहते हैं तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को, जिसको कि हम लोग यहाँ पे कट बोल रहे हैं, ये याद रखने वाली चीज है, याद रखेंगे आप लोग जिसको पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को वापस निकाल के मुंह में फिर चबाते हैं। पहले तो क्या करते हैं कि वो जल्दी जल्दी स्वेलो कर लिए, और जब वो बैठे हुए हैं या कोई काम नहीं कर रहे हैं या जब वो खा नहीं रहे हैं, तो वो वही पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पेट से वापस निकाल के मुंह में उसको फिर चबाते हैं और फिर खा लेते हैं। तो वही पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो रूमेन में स्टोर था, उसको हम लोग कट बोल रहे हैं। इसी प्रोसेस को इसी प्रोसेस को ये वापस से मुंह में लाना, उसको फिर चबाना, फिर निगल लेना, स्वेलो कर लेना, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रूमिनेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, रूमिनेशन करते हैं। और ये जो रूमिनेशन करता है, उस एनिमल्स को हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग में जो एक पॉइंट ये भी याद रखने वाला है कि हम लोग में ना सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। पहले होता था कहाँ से होता था, अपेंडिक्स से होता था, जो कि अब हम लोग में वेस्टिजियल हो गया है। पहले होता था लेकिन अभी नहीं होता है। तो हम लोग में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। सेलुलोज क्या है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है। तो हम लोग में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, ये सेलुलोज का डाइजेशन कर सकते हैं। ये सेलुलोज का डाइजेशन कैसे करते हैं, वही जो ह्यूमन में टेम्पोररी स्टोर करते हैं अपने फूड को, उस ह्यूमन में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इस जानवरों को सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। अब कुछ और एनिमल्स भी हैं, जैसे कि रैबिट्स है, हॉर्स है, इनके पास रूमेन नहीं होता है। इनके पास एक लार्ज सैक होता है, जिसको कि हम लोग काइकम कहते हैं। और काइकम जो होता है वो ऑसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट रहता है, और यही काइकम जो है हेल्प करता है। क्योंकि देखो, हॉर्स और रैबिट भी ना हर्बीवोरस ही है, वो भी तो घास फूस खाएंगे, और वो जो घास फूस खाएंगे, हर एक प्लांट सेल में सेलुलोज तो होता ही होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना इनका भी जरूरी हो गया, मतलब काम तो है इनको कहीं ना कहीं तो डाइजेस्ट करना है। रूमेन नहीं है तो कहीं ना कहीं तो होगा इनका डाइजेस्ट, तो वो कहाँ होता है, काइकम में होता है। ये एक सैक टाइप का होता है, जो कि ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है इनके बॉडी में। और ये हेल्प करता है, यहीं पे होता है सेलुलोज का डाइजेशन, किसमें, हॉर्सेज और रैबिट्स टाइप के जानवरों में। रैबिट्स के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, फुर्गीवोरस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपने ही फीसेज को खा लेता है। मतलब इनका इनका जो फीसेज निकलता है वो प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं होता है, तो वो फिर से अपने फीसेज को खा सकते हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा इसको। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रूमेन है। जल्दी जल्दी हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। ये ऑसोफेगस से रूमेन में गया, रूमेन में टेम्पोररी स्टोर होता है, और उसके बाद फिर कट के फॉर्म में वापस ये अपने माउथ में निकालते हैं, फिर यहाँ पे च्यू करते हैं, फिर वापस से भेज देते हैं। उसके बाद जो वापस से भेजते हैं वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब वगैरह हो जाता है, जो कि सिमिलर प्रोसेस है। उसको याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये टीचर्स का वन ऑफ द फेवरेट होता है, क्योंकि आप लोग को पता नहीं रहता है कि यहाँ पे सेल क्या है, सेल्यूलोज क्या है, उसके बाद फिर सेल साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है एंड ऑल। तो इसके बारे में देखते हैं। एमीबा क्या है, एनिमल है, ठीक ना, सिंगल सेल्ड, मतलब कि एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। और हाँ, ये एनिमल की श्रेणी में ही आता है, ये एक प्रोटोजोआ है, ठीक। लेकिन हम लोग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इस बारे में इसको इस तरह से इसको ज्यादा बेहतर याद रख सकते हैं हम लोग, जिसको जो कि हमेशा पानी में ही हम लोग को मिलता है, फ्रेश वाटर में खासकर, ठीक। तो एमीबा जो है, याद रखेंगे हम लोग कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जो कि फ्रेश वाटर में हम लोग को मिलता है। एमीबा के पास सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल सेल मेम्ब्रेन जो होता है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, जो कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कोई भी सेल होता है। ये सेल मेम्ब्रेन होता है। एक न्यूक्लियस होता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एक न्यूक्लियस होता है, बहुत सारा वैक्यूल होता है, जिसमें जिसमें कि फूड जो है इसका डाइजेस्ट होता है। तो हम लोग इसको समझेंगे अभी अच्छे से।
कि साइटोप्लाज्म क्या हुआ। देखिए न्यूक्लियस सेल के अंदर जितना भी ना सबको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। वही साइटोप्लाज्म में कुछ कुछ ऑर्गेनेल्स तैरते हुए रहते हैं और उसी एक ऑर्गेनेल का नाम है न्यूक्लियस, जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करता है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो एमीबा क्या करता है, एमीबा का कोई शेप नहीं होता है, वो इरेगुलर शेप का होता है। किस शेप का होता है, इरेगुलर शेप का होता है। वो शेप एंड पोजीशन ऐसे ही चेंज करते रहता है, लेकिन उसके पास एक फॉल्स फीट होता है, यानी कि सूडोपोडिया। इसको क्या पढ़ते हैं, सूडोपोडिया पढ़ते हैं। याद रखिएगा ये सूडोपोडिया पता नहीं कितना बार, मतलब सेवंथ में तो इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये एमीबा, न्यूट्रिशन इन एमीबा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये सूडोपोडिया। बस यही नाम जो है यही आपको परेशान कर सकता है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। तो हम लोग देखेंगे कि फॉल्स फिट सूडोपोडिया हम लोग जिसको कह रहे हैं, ये भी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसके जरिए एमीबा को लोकोमोट भी करता है और इंजेशन का भी काम करता है। इंजेशन मतलब फूड को इनटेक करने का भी काम करता है। उसके बाद एक बार फूड इनटेक हो गया, उसके बाद फिर क्या होता है, वो अंदर जाता है फूड वैक्यूल के अंदर, सेल के एमीबा के अंदर गया। उसके बाद फिर फूड वैक्यूल बन जाता है उस फूड के अराउंड। फूड वैक्यूल के अंदर ही वो डाइजेस्ट हो जाता है और फूड वैक्यूल से वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। उसके बाद फिर उसका एसिमिलेशन हो जाता है और फिर बाद में जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ये इंजेस्ट करता है। इसको बेहतर समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा डायग्राम देखना पड़ेगा। देखिए ये फूड है और ये है सूडोपोडिया। ये क्या कर रहा है कि फूड को इनगल्फ कर रहा है, यानी कि ये बाद में इस तरह से इसको इनगल्फ कर लेगा। देखिए जैसे यहाँ पे सेकेंड में दिख रहा है इंजेक्शन वाले पार्ट में हम लोग को ये इनगल्फ कर लिया। उसके बाद फिर एक फूड वैक्यूल बन गया, इसको फूड वैक्यूल कहते हैं, इस वाले फूड वैक्यूल कहते हैं। इसी के अंदर क्या हुआ कि डाइजेशन हुआ, डाइजेशन हो गया फूड का डाइजेशन हो गया और फूड जो हुआ वो एब्जॉर्ब होके साइटोप्लाज्म, ये लिक्विड वाला जो पार्ट है सब साइटोप्लाज्म में, तो इस साइटोप्लाज्म में पहुंच गया। साइटोप्लाज्म में फूड का जो न्यूट्रिएंट्स है वो पहुंच गया और बाकी बचा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम लोग उसको ये एमीबा निकाल दिया। तो यही एक सिंपल प्रोसेस है अमीबा के पूरे न्यूट्रिशन का। इस फिगर को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगर आप चाहे तो इस फिगर को उतार भी सकते हैं। अगर फिगर से आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो उस पे टीचर्स का ध्यान ज्यादा जाता है और ये बहुत ही एक अच्छा तरीका माना जाता है किसी भी क्वेश्चन को डील करने का। तो इस फिगर को आप एक चाहे तो उतार सकते हैं, क्योंकि एमीबा का तो कोई शेप होता नहीं, इरेगुलर शेप का होता है, तो आप कैसे भी उसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ हम लोग का ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है और बात करते हैं कुछ समरी। समरी में वही है न्यूट्रिशन क्या है एनिमल में। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन सेम है, हर जगह सेम है, हर ऑर्गेनिज्म के लिए सेम है। कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे फूड को इनटेक करता है और उसका यूटिलाइज करता है बॉडी में, बस यही है न्यूट्रिशन। उसके बाद फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हम लोग के ह्यूमन बॉडी में, उसमें दो ही चीज होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल का होता है। अगर मैंने बात नहीं की है एलिमेंट्री कैनाल की तो मैं अब बता देता हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से लेके एनस तक का जो वो ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसी को हम लोग कंबाइंडली एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसे कि लीवर, पैनक्रियास, सलेवरी ग्लैंड क्या। और वही एलिमेंट्री कैनाल में कुछ कुछ एसोसिएटेड ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे कि स्टोमक, बकल कैविटी एंड ऑल। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि जिसमें इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, सिमुलेशन और इजेशन होता है। तो इस चीज को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझे हैं कि इंजेक्शन मतलब टेकिंग इन ऑफ फूड, डाइजेशन मतलब होता है सिंपल फॉर्म में तोड़ना, एब्जॉर्प्शन मतलब होता है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना बॉडी में, एसिमिलेशन मतलब एब्जॉर्ब फूड को जहाँ पे जरूरत है, जिस सेल को जरूरत है वहां तक पहुंचाना, और इजेशन का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड को एलिमिनेट करना। ग्रास ईटिंग एनिमल जो है जैसे कि काव, उसको हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं क्योंकि वो रूमिनेशन करते हैं। रूमिनेशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि कड को वापस अपने मुंह में लाना, उसको फिर चबा के फिर वापस स्वेलो कर लेना, इसी प्रोसेस को हम लोग रूमिनेशन कहते हैं। एमीबा में भी हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कि उसमें फॉल्स फिट होता है जिसको सूडोपोडिया कहते हैं। याद रखिएगा ये पी से स्टार्ट तो होता है लेकिन इसको पढ़ते सूडोपोडिया ही है। तो सूडोपोडिया होता है जो कि
हेल्प करता है एमीबा को इंजेशन में, यानी कि फूड को टेक करने में। और फूड एक बार टेक हो गया तो फूड वैक्यूल में उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और फिर होता है। उसके बाद फिर फूड वैक्यूल से ही वो निकल जाता है। जब हम लोग आगे जाएंगे, आगे आगे वाले क्लास में जाएंगे तो हम लोग वैक्यूल्स का भी टाइप पढ़ेंगे। फूड वैक्यूल होता है, सैप वैक्यूल होता है और भी बहुत सारे टाइप का गैस वैक्यूल होता है। और वैक्यूल जो होता है सिंगल सेल, मतलब सिंगल उसमें आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसको कि हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये सब आगे पढ़ने के लिए है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज जय मुखर्जी साइनिंग ऑफ। टेक केयर।